आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आइसोमेरिज्म, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो क्वेश्चंस आने का पॉसिबिलिटी है, एक क्वेश्चन तो आपको VBT से आएगा ही आएगा, मतलब हो सकता है उससे 2 क्वेश्चन आ जाए, है ना, VBT से। और मतलब VBT से ही सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है क्वेश्चन का इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। उसके बाद सेकेंड पॉसिबिलिटी है तो आइसोमेरिज्म से है, और थर्ड पॉसिबिलिटी है आपको LFT या CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें आपको थर्ड पॉसिबिलिटी। और पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था, अब तो NCERT में उसको भी हटा ही दिया गया है, इसलिए उसकी ज़रूरत है ही नहीं एकदम। मतलब NCERT धीरे धीरे एकदम कम ही करते जा रहा है ना। ये NCERT जितना कम स्टूडेंट उससे, और मतलब हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी में जैसे नहीं होता है, ऊपर से नीचे जाइए तो लैटिस एनर्जी भी घटेगा, हाइड्रेशन भी घटेगा, और दोनों में कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा तेज़ी से घट रहा है। तो इसमें भी NCERT घटाना और स्टूडेंट के पढ़ने में भी कंपटीशन है कि कौन जितना कम कर सकता है सिलेबस ज़्यादा कम हो कि हम कम पढ़ें, है ना। पढ़ाई एक्चुअली इतना ज़्यादा आजकल साधन हो गया है ना डिस्ट्रैक्ट होने का, तो डिस्ट्रैक्ट होने का साधन, और वो टेम्परेरी लगता है। पढ़ाई में जनरली यही चीज़ होता ही है, पढ़ाई में वो बहुत धीरे धीरे उसका असर करता है। आप अभी कोई स्टेप ले रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट जो होगा वो 6 महीना बाद पता चलता है, 6 महीना 10 महीना बाद पता चलता है कि आप जो तब तक, और जब उसका स्टेप पता चलता है कि उसका रिजल्ट पता चलता है, उसके बाद सुधरने का कोई मौका नहीं रहता है ना। पढ़ाई का बहुत धीरे धीरे इफेक्ट करता है, बहुत धीरे धीरे, है ना। वो जो अमेरिका में जब विश्व युद्ध हो रहा था और पैसे कम पर वहाँ पर, तो इकोनॉमी के हिसाब से वो बाकी जगह फंड को कम करना होता था, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उस समय, वहाँ पर संसद भवन में जब उस जगह का कि वहाँ के कैबिनेट में जब चर्चा हो रही थी, तो उस चर्चा में वहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि अभी जो है कि हम लोग ये एजुकेशन में जो इतना पैसा खर्च करते हैं उसको कम कर दें। तो वो बताया था कि नहीं, सब चीज़ में कम कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन का बजट में कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आता है, लंबा बाद में इफ़ेक्ट आएगा, है ना। जो अभी जैसे कोई भी, मतलब हमें एक सर मिल रहे थे, बोले कि तो हम तो किसी को भी इंजीनियर बना देंगे, है ना, किसी को भी इंजीनियर बना देंगे। और सही बात है, आप प्राइवेट कॉलेज में चल जाइए ना, आप 2nd डिवीज़न किए कि क्या किए पूछेगा भी नहीं, वहाँ आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेगा वो, है ना। इंजीनियर बन गए, लेकिन इंजीनियर बनने के बाद काम कहाँ करेंगे, वो शॉपिंग मॉल सब में घूमते हुए क्रेडिट कार्ड बेचेंगे, है ना। शॉपिंग मॉल सब में जाइएगा तो 2-4 लोग पीछे से लग जाएंगे, सर क्रेडिट कार्ड लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, ऐसे घूमता रहता है। तो वो डिसाइड, उसी को डिसाइड करना होता है कि आपको अभी करना क्या है, कितना करना है, कितना काम करना है, कितना पढ़ना है ना। पढ़ाई अभी आदमी को अपने लाइफ में कभी ना कभी क्या होता है, बहुत एक फेज होता है, बहुत वर्क करना पड़ता है, और चाहे जितना भी अमीर हो उसको पूरे लाइफ साइकिल में वो रोना ही पड़ता है किसी एक समय। तो बेहतर हो कि इस एज में ही रो लिया जाए कि इसमें एनर्जी होता है उसको दुख को झेलने की। बुढ़ापे में अगर वो झेलना पड़े तो बहुत मुश्किल बात है ना, वो बहुत कष्टदायक होता है। तो इसको मतलब थोड़ा सा ज़्यादा
पढ़ के एक एक चीज़ का रीजनिंग के साथ दिमाग में रखा कीजिए, रीजनिंग कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, तब वो आप नहीं भूलेंगे। ये आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ने से पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म आना चाहिए, विशेष करके स्टीरियो वाला पोर्शन तो ऑर्गेनिक का आना चाहिए, तब ये इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझ में आएगा। हालांकि स्ट्रक्चरल तो बिल्कुल डिफरेंट है ऑर्गेनिक का और कॉम्प्लेक्स का। तो आइसोमेरिज्म तो ऐसे जानते ही होंगे, है ना। आइसोमेरिज्म का मतलब ये जानते होंगे, आइसो प्लस मेरोस। आइसो का मतलब सेम होता है, मेरोस का मतलब पार्ट या कंपोनेंट, यानी जिसमें सेम कंपोनेंट हो, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, तो उसको आइसोमर्स कहते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। द फेनोमेनन इन विच टू और मोर कंपाउंड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म एंड द कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। हो गया। Isomerism is very common in organic compounds, but in inorganic chemistry, coordination compound also show various type of isomerism. ये तो क्लियर ही कर दिए कि बहुत कॉमन है किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आइसोमेरिज्म मतलब हम लोग दिमाग में सीधा चला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन हम लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी आइसोमेरिज्म पढ़ना होता है। तो द आइसोमर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल और स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। ये जो होता है, यही जैसे हम लोग उसमें ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, क्या ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ते हैं ये क्या स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में क्या होता है? एटम टू एटम जो लिंकेज होता है सीक्वेंस में चेंज हो जाता है, और स्पेशियल स्टीरियो में 3D स्पेस में अरेंजमेंट चेंज होता है। बिल्कुल सेम टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी दो तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं, है ना। इस जगह भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। और स्टीरियो जो पढ़े होंगे वहाँ आप लोग ऑर्गेनिक में दो तरह का पढ़े होंगे, कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल में फिर दो है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो यहाँ सीधा ये कॉन्फॉर्मेशनल यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ क्या है? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या क्या था, है ना। सबसे पहला चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा रिंग चेन, तीसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, चौथा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फिर मेटामेरिज्म, फिर टॉटोमेरिज्म, ये था ना। इस तरह से तो यहाँ भी, यहाँ लेकिन उससे डिफरेंट है। यहाँ आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल का ये अलग अलग है। इसमें कौन कौन है? एक आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, एक है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, एक है लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिगैंड आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना। इसमें एनसीईआरटी में कौन कौन सा दिया हुआ है? सब नहीं होगा, चार ही। एक मेरे ख्याल से आयोनाइजेशन दिया होगा, ये सॉल्वेट दिया होगा, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन, ये चार दिया है ना, ये ना है। तो इसमें ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ये इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह के ही होते हैं। सबसे पहला है, बहुत फेड आ गया है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसमें क्या है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में इसका बैकग्राउंड चेंज करने से ठीक आएगा?
नहीं आएगा। ठीक, ये दिख रहा है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होगा, नाम से ही क्लियर है, ये पानी में अगर घुलाएंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर देंगे। ये आयन्स अलग अलग देंगे, अलग अलग तरह के क्या प्रोड्यूस करेंगे, आयन्स प्रोड्यूस, डिफरेंट टाइप ऑफ आयन्स, आइसोमर्स नहीं, आयन्स। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच हैव सेम कंपोजिशन बट गिव डिफरेंट आयन्स इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ये क्या होगा, अलग अलग आयन देगा पानी में घुलने के बाद। तो ये यहाँ पर देखिए, जैसे एक हम लोग इसको लिए, एक नंबर ये, और यहाँ पर इसको देखिए, अगर इसको हम पानी में घुलाते हैं, ये अगर पानी में घुलाते हैं तो ये कोऑर्डिनेशन एंटाइट, ये तो पूरा एक रहेगा, और फिर सिंपल आयन कौन बनाएगा, तो देखिए ये टूटा, ये क्या बनाएगा, सल्फेट आयन दिया, और ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाया, है ना, ये सल्फेट आयन। तो ये सल्फेट आयन का टेस्ट देगा ना, यानी कि इस कंपाउंड को अगर BaCl2 के साथ रिएक्शन कराया जाए तो BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है, अब तो ये कंपाउंड का क्या होता है, रेड वायलेट कलर होता है। उसके बाद ये पानी में SO4 डबल माइनस आयन काउंटर आयन के रूप में देता है, गिव्स टेस्ट फॉर सल्फेट आयन एंड नॉट फॉर ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड तो अंदर ही है, इसलिए ये तो आयन में टूटा ही नहीं। तो ब्रोमाइड आयन का टेस्ट क्या होता है जानते हैं ना, ब्रोमाइड आयन का टेस्ट जो होता है आपको इस तरह से कि AgNO3 लेते हैं, और अगर ब्रोमाइड आयन है Br माइनस से AgBr बनेगा, AgBr प्रिसिपिटेट हो जाएगा और NO3 माइनस अलग हो जाएगा, तो AgBr हल्का पीला अवक्षेप बनेगा, हल्का पीला अवक्षेप। और ये BaCl2 लेंगे, और सल्फेट आयन अगर होगा तो BaCl2 उसके साथ मिलकर BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, और यहाँ 2Cl माइनस अलग हो जाएगा। तो ये सल्फेट का टेस्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कंसीडर कर सकते हैं, इस जगह पे क्या कंसीडर करेंगे कि ये कंपाउंड को अगर हम AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, लेकिन इसका रिएक्शन BaCl2 से कराएंगे तो ये सल्फेट आयन बाहर दे रहा है, ये सल्फेट आयन BaCl2 के साथ BaSO4 का प्रेसिपिटेट देगा। तो ये एक हो गया। ठीक है, दूसरा, अब ये क्या करेगा, देखिए यहाँ सल्फेट अंदर आ गया, सल्फेट अंदर और Br बाहर, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अंदर आ गया और ये बाहर चला गया, तो एक्सचेंज नहीं हो गया आयन का। तो वही चीज़ लिखे, इट अराइजेज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ एनायंस, एनायन और एनायंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। ये जो कोऑर्डिनेशन इस तरह से जब हम लोग लेते हैं, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके यहाँ पर ये अंदर आया, ये बाहर चला गया, तो अंदर और बाहर ये एक्सचेंज के वजह से इस आइसोमेरिज्म की उत्पत्ति होती है। इसी में नंबर पूछा जाता है। अब इसी का नंबर कितने आइसोमर दे सकते हैं, ये मान लीजिए आपको ऐसा रहता कि CO और NH3 होल 4 और ClBr ऐसे दिया हुआ है ना, ClBr यहाँ पे आपको दिया गया, और यहाँ पर NO3, तो बताइए यहाँ कितने आयोनाइजेशन आइसोमर्स होंगे। तो एक बार ये इसके साथ करेगा एक्सचेंज, एक बार ये इसके साथ करेगा, तो एक तो ये खुद है, दो और बनेंगे, कितने आइसोमर होंगे, 3। तो यही पूछा जाता है इसके कितने आयोनाइजेशन आइसोमर्स होंगे। ठीक है, तो ये तो हम लोग पहला यहाँ पर लिए फर्स्ट। अब दूसरा, उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा वाला जो है Br बाहर चला गया, SO4 यहाँ Br बाहर चला गया, SO4
अंदर चला गया तो देखिए सल्फेट आयन नहीं दिया, Br- दिया, तो इसका कलर रेड होता है। ये Br- आयन देगा, Br- आयन एज काउंटर आयन गिव्स टेस्ट फॉर ब्रोमाइड आयन एंड नॉट फॉर सल्फेट आयन का टेस्ट ये नहीं देगा। इसमें और एग्जाम्पल कौन कौन है तो देखिए यहाँ पे PtNH3 यहाँ क्या होगा, SO4 एक अंदर आएगा और एक OH बाहर चला जाएगा। तो देखिए SO4 यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, SO4 अगर आया तो दोनों OH बाहर चला गया। ऐसा भी हो सकता है, ये बताए थे ना, SO4 कैसा लिगैंड, फ्लेक्सीडेंटेड, उसका डेंटिसिटी 1 भी हो सकता है और 2 भी, 2 को रिप्लेस किया क्योंकि इस पे 2 माइनस है और यहाँ पे कितना, OH पे 1 ही माइनस है, इसलिए 1 सल्फेट आएगा, 2 OH निकलेगा बाहर, 2 निकला तो अब ये सल्फेट आयन का टेस्ट देगा, लेकिन ये सल्फेट आयन का टेस्ट देगा क्या, नहीं देगा। यहाँ पर देखिए Cl2Br2, तो Br अंदर आएगा और Cl बाहर, मान लीजिए दोनों Br अंदर आ गया, एक दोनों Cl बाहर। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक Br अंदर आए और एक Cl बाहर जाए, यानी अंदर भी Cl और Br हो, बाहर भी Cl और Br, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर देखिए नाइट्रेट है और सल्फेट है, तो सल्फेट को अंदर चला गया, नाइट्रेट बाहर चला गया, तो उससे दूसरा आइसोमर बन गया। तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स किस वजह से बनता है, ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ एनायन और एनायंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाउ मेनी आयोनाइजेशन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड FeH2O। यहाँ पर ये दिया हुआ है Fe और यहाँ पे H2O, इसका 4 BrCl और I, इसके कितने आयोनाइजेशन आइसोमर्स होंगे। तो क्या होगा, एक बार इसका एक्सचेंज इसके साथ होगा और एक बार इसका एक्सचेंज इसके साथ होगा, तो यानी आंसर कितने हो जाएंगे, 3 ना, 4 कैसे, एक तो ये खुद है और एक क्या हो जाएगा, एक आपको हो गया FeH2O होल 4 और यहाँ Br के जगह I आ गया और Cl, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br चला गया, फिर क्या हो जाएगा FeH2O होल 4 और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, Br तो आयोडीन Cl, तो Br और I हो जाएगा और Cl बाहर चला गया, तो ये 3 ही ना होगा। तो इसमें कितने आइसोमर्स होंगे, 3 आइसोमर। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा टाइप क्या है, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये आयोनाइजेशन के तरह ही है, लेकिन आयोनाइजेशन में क्या था, बाहर का एनायन और अंदर का एनायन में एक्सचेंज होता था। यहाँ अब एनायन का एक्सचेंज होगा किसके साथ, अंदर जो वाटर जो एज लिगैंड है या जो सॉल्वेंट लिगैंड के रूप में है उसका अदला बदली। अगर ये आए और इसको रिप्लेस कर दे, आई अंदर और एक H2O बाहर चला जाए, तो वाटर को रिप्लेस किया तब उसको क्या कहेंगे, हाइड्रेट। और वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट है तो उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो कंपाउंड्स विच हैव द सेम कंपोजिशन बट डिफर इन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज लिगैंड, जो अंदर जो सॉल्वेंट है जो लिगैंड के रूप में है, जब उसकी संख्या अलग हो जाए। ठीक है, तो compounds which have the same composition but differ in the number of solvent molecule present as ligand, that is in the coordination sphere, and as free solvent molecules present outside the coordination sphere in the crystal. क्रिस्टल में जो अंदर वाटर है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, उसकी संख्या डिफर करेगा, तब ये बनेगा क्या, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म ये आएगा। ठीक है,
तो सॉल्वेट आइसोमर्स, इफ वाटर इज द सॉल्वेंट दीज आर कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमर्स। इसमें ये क्यों डेवलप होगा, तो देखिए, दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एज लिगैंड एंड द प्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और एनायन बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो सॉल्वेंट है एज लिगैंड, एक बाहर से एनायन आया और उस लिगैंड को, सॉल्वेंट को हटाकर बाहर कर दिया, वहाँ एनायन अपना जगह ले लिया, एनायन लिगैंड बन गया। ठीक है, सच आइसोमर्स प्रोड्यूस डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। और आयोनाइजेशन में क्या था, नंबर ऑफ आयन सेम रह रहा था, आयन का नेचर डिफर कर रहा था, या नंबर ऑफ आयन ही डिफर कर जाएगा, नेचर तो चेंज होगा ही। जैसे देखिए यहाँ CrH2O होल 6Cl3, ये वायलेट कलर का है, यहाँ H2O सॉल्वेंट है ना, अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है एज लिगैंड, और ये एनायन। अब देखिए एक Cl यहाँ आ गया और एक H2O बाहर निकल गया, देखिए CrH2O होल 5 हो गया, एक Cl अंदर चला गया तो बाहर अब Cl कितना बचा, दो Cl और एक H2O बाहर चला गया। इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू ग्रीन हो गया, ब्लू ग्रीन। तो ये कितने क्लोराइड आयन देंगे, 3 क्लोराइड आयन, कितने वहाँ लिखा हुआ है ना, तो 3 क्लोराइड आयन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो है पूरी तरह आयनाइज होगा। यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितने हैं, तो 2 ही क्लोराइड आयन देंगे। और यहाँ अब क्या हुआ, एक और क्लोरीन आ गया अंदर, एक H2O और बाहर चला गया, तो CrH2O होल 4 Cl2, और यहाँ Cl एक ही बचा और 2H2O, तो ये कितने आयन देंगे, एक ही क्लोराइड आयन देंगे। लेकिन अगर पूछा जाएगा ये टोटल कितने आयन देंगे, टोटल 4, एक कॉम्प्लेक्स और एक या 3 क्लोराइड, ये टोटल कितना आयन देगा, 3, ये टोटल कितना आयन देगा, 2। तो आयन जब डिफर करेगा और साथ ही साथ आयन में चार्ज भी डिफर करेगा, देख लीजिए आप, ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, CrH2O होल 6 और इस पे 3+ और क्या 3Cl माइनस, तो आयन पे चार्ज ज़्यादा है, और यहाँ होगा 2+, तो आयन पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो उतना ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी वो उतना ज़्यादा कंडक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट कौन करेगा, तो यानी कि ये इसमें ज़्यादा आयन बेटर कंडक्टर, ये पुअर, ये उससे भी पुअर। और यहाँ एक क्लोरीन और गया तो देखिए इसका कलर हो गया डार्क ग्रीन। तो प्रॉपर्टी भी चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ आयन्स डिफर कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी सबका क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है ना। तो ये इसको ये कैसे डेवलप हुआ, एक एनायन और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच एक्सचेंज की वजह से बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये डेवलप हुआ। तो सॉल्वेट आइसोमर्स में बाहर के एनायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो सॉल्वेंट है जो लिगैंड के रूप में काम कर रहा था उसको रिप्लेस कर देता है। इससे नंबर ऑफ आयन्स डिफर कर जाते हैं और आयन पे चार्ज भी डिफर कर जाते हैं, इस वजह से कंडक्टिविटी पर भी फर्क पड़ जाता है। उसी तरह से यहाँ पर अब देखिए NH3 होल 4 और H2O और यहाँ पर Cl और एक Cl2 यहाँ पर है। तो अब क्या किया देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl2 अब एक क्लोरीन अंदर गया, ठीक है, और H2O को रिप्लेस कर दिया तो H2O, तो अब H2O हट गया, Cl पहले था तो Cl2 Cl और H2O, तो ये क्या है ओनली 1 क्लोराइड आयन, और ये 2 क्लोराइड आयन देगा, ये 2 क्लोराइड आयन, ये 1 क्लोराइड आयन। फिर यहाँ पर ये अगला ये एग्जाम्पल इस पर क्या किए, Br
जाकर किसको रिप्लेस किया, या दोनों वाटर को रिप्लेस किया, तो दोनों वाटर को 2 Br आया, तो यहाँ क्या देगा, 2 ब्रोमाइड आयन देगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br, एक Br जो है किसको रिप्लेस किया है, H2O को, और एक Br रिप्लेस किया किसको, Cl को, Cl भी आ गया, तो यहाँ पर दोनों आ गया, आयोनाइजेशन भी आ गया और यहाँ पर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, आयोनाइजेशन भी और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी है। तो ठीक है, यही यहाँ इसलिए इस जगह एरो देकर हमने दीज टू आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऑल्सो एज दे गिव डिफरेंट आयन्स, आयन अलग अलग देता है, इसलिए वो आयोनाइजेशन आइसोमर्स भी है। ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होगा, ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म ये तो होगा, याद है एम्बिडेंट लिगेंड, जैसे CN है, CN, तो यहाँ पर मान लीजिए इस जगह तो कार्बन अगर डोनर एटम के रूप में है और नाइट्रोजन भी डोनर एटम के रूप में है, तो जब ये डिफर कर जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंकेज। वो ऐसे लिगेंड को एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं, और जब एम्बिडेंट लिगेंड होगा तभी लिंकेज आइसोमर्स होगा, एंड दे डिफर इन द मैनर ऑफ लिंकिंग विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो वही है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेनिंग क्या, ambident ligands. It arises due to the difference in the manner of linking with the central metal atom or central metal ion. जैसे देखिए ONO2, ONO, ये जो NO2 होता है इसका 2 NO2 माइनस, ये 2 फॉर्म में होता है, एक ONO होता है और एक होता है क्या N, और यहाँ पे NO इस तरह से, और NO2 माइनस यहाँ पर, तो 2 अगर नाइट्रोजन हो जाएगा डोनर और एक में ऑक्सीजन, तो देखिए यहाँ डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, ये रेड कलर का है, और यहाँ पर NO2 लिख दिए, मतलब यहाँ डोनर कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन, तो ये कैसा कलर हो गया, येलो। तो यहाँ देखिए आयन का नंबर सेम है, आयन के ऊपर चार्ज भी सेम है, कंडक्टिविटी भी सेम होगा, लेकिन केवल लिंकिंग डिफर कर गया तो ये लिगैंड क्या होगा, देखिए लिंकिंग अगर डिफरेंट होगा, यहाँ डोनर ऑक्सीजन है वहाँ नाइट्रोजन है, ये वीक फील्ड लिगैंड हो गया, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो गया, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंट हो जाएगा, इस वजह से उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी उसी तरह का एग्जाम्पल है, जैसे SCN थायोसाइनेट और NCS आइसोथायोसाइनेट, तो यहाँ डोनर कौन हुआ, सल्फर, यहाँ डोनर कौन हुआ, नाइट्रोजन। तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म केवल पॉसिबल होगा किसमें, जहाँ पर एम्बिडेंट लिगेंड होगा वहीं पर होगा, दूसरा कहीं भी लिंकेज आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। अब है लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगैंड आइसोमेरिज्म अगर पूछा जा रहा है तो ये इसमें लिगैंड जो होंगे ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होंगे, और लिगैंड एक दूसरे का आइसोमर हो जाएगा। लिगैंड ही क्या होगा, मेटल वही रहेगा, बाकी सारा चीज़ सेम। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर एज लिगैंड है वो लिगैंड ही एक दूसरे का क्या हो जाएगा, आइसोमर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द complexes हैविंग ऑर्गेनिक ligands which are themselves capable of showing स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो लिगैंड ही आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे देखिए PN और TN क्या होता है ये बताया हुआ है, जैसे CH2 और CH2 और CH2 ऐसे है। अगर हम लोग यहाँ NH2 लेते हैं और यहाँ NH2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको, इसको TN लिखते हैं,
ठीक है। और अगर देखिए उसी का यहाँ सेम वही है, NH2 यहाँ से खिसक के इधर आ गया, एक H इधर आ गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, PN, प्रोपिलीन डायमीन, 1,2 डाइएमिनो प्रोपेन, और ये 1,3 डाइएमिनो प्रोपेन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, केवल NH2 का पोजीशन डिफर कर गया। तो ये दोनों एक दूसरे का कौन सा आइसोमर है, ये लिगैंड ही एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर्स है। और ये अब ये दोनों लिगैंड, यहाँ देखिए इस कॉम्प्लेक्स में PN है, इस कॉम्प्लेक्स में TN, मतलब यहाँ अंतर क्या हुआ, ये लिगैंड ही आइसोमेरिक है, बाकी कोई चेंज कहाँ है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे लिगैंड आइसोमेरिज्म। हियर PN एंड TN आर पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट देखिए, उसी तरह से BN और IBN, देखिए यहाँ FeBN होल 3 और FeIBN, तो BN ब्यूटाइलिन डायमाइन, ब्यूटाइलिन डायमीन, देखिए बीच का दोनों में NH2 जुड़ गया, यानी कि 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2,3 डायमिनो ब्यूटेन। और IBN आइसोब्यूटिलिन डायमाइन, आइसोब्यूटिलिन डायमाइन देखिए इस तरह से हो गया इसका, है ना। यहाँ अगर इसका नाम लिखिएगा IUPAC नेम, तो 1 2 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1 2 डायमिनो और 2 मिथाइल प्रोपेन लिख सकते हैं ना। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या, यहाँ पर भी फॉर्मूला जितना जो है, ये दोनों एक दूसरे का कैसा आइसोमर है, चेन आइसोमर भी हो गया और पोजीशन भी हो गया एक साथ, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे का, जब लिगैंड ही खुद एक दूसरे का आइसोमर हो, तब अगर ऐसा आइसोमेरिज्म डेवलप होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिगैंड आइसोमेरिज्म। बट रिमेंबर, लिगैंड आइसोमेरिज्म इज नॉट द आइसोमेरिज्म एक्चुअली इन complexes, it is in fact the isomerism in organic compounds, organic compound का isomerism ही है। इसलिए आपको complex में शायद ये वाला नहीं दिया है ये ligand है कि linkage है, linkage है ना, ठीक है। अब इसके बाद है coordination isomerism. This type of isomerism is possible when both positive and negative ions of a salt are complex ion. मतलब ये मेटल लिगैंड है X और यहाँ पर प्लस X चार्ज, और यहाँ दूसरा मेटल है M डैश और L डैश, यहाँ Y मान लीजिए, और यहाँ पर इस जगह मान लीजिए प्लस A चार्ज और यह माइनस A चार्ज, दोनों न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो ये लिगैंड इधर आ जाएगा, ये लिगैंड उधर चला जाएगा, ये अदला बदली हो जाएगा, या फिर नहीं तो मेटल ही इधर आ जाएगा, ये मेटल उधर चला जाएगा, ये अदला बदली होगा, तब इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल व्हेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ ए सॉल्ट आर complex ions, and this isomerism arises due to the exchange of ligand between the two ions. दोनों आयन के बीच लिगैंड का एक्सचेंज से ये डेवलप होता है। देख लीजिए एग्जाम्पल, CO यहाँ देखिए है ना, CONH3 होल 6, CrCN होल 6। अब एक CN इधर आ गया, एक NH3 इधर चला गया, तो NH3 5 और CN, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, Cr एक NH3 चला गया, CN 5 हो गया, ठीक है। फिर दूसरा आया, दूसरा भी आ गया, तो यहाँ 4 रह गया, यहाँ 2, यहाँ पर फिर 2 चला गया, इधर ये 4 रह गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस जगह पे यहाँ चार्ज आपको +3 होगा और यहाँ होगा चार्ज कितना, -3। लेकिन जब एक CN इधर आ गया तो यहाँ चार्ज हो गया +2, यहाँ हो जाएगा -2। फिर 2 आया तो यहाँ +1 और यहाँ क्या हो जाएगा, -1। लेकिन अब मान लीजिए 3 आ जाए उधर से, तो क्या बन जाता, CONH3 होल 3
और CN3 ये आता, और फिर इधर क्या हो जाता, CrNH3 और यहाँ CN3, लेकिन बताइए ये कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है? क्योंकि ऐसा होता तो यहाँ भी जीरो चार्ज होता, यहाँ भी जीरो, फिर ये दोनों तो अलग अलग एंटाइटी हो जाता ना, वो एक साथ रहेगा ही नहीं, तो बंधा हुआ तो रहना चाहिए ना, इसलिए ये वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए हमने 3 को नहीं लिया। अब क्या किए, चारों को हम चेंज कर दिए। तो 4 अगर इधर से पहले 1 आया तो ये बना, 2 आया तो ये बना, 3 वाला होगा नहीं, 4 चला गया। तो 4 अगर इधर चला जाएगा यहाँ से CN4, तब तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, और इधर प्लस हो जाएगा, और जो प्लस होगा उसको ना पहले लिख देंगे। तो यहाँ ऐसे लग रहा है क्या, इन दोनों में देखिए तो लग रहा है कि Cr इधर चला गया और CO इधर चला गया, नहीं चला गया, तो मेटल चेंज हुआ, लेकिन एक्चुअली मेटल चेंज नहीं हुआ है। चेंज कौन हुआ है, लिगैंड चेंज होने से कॉम्प्लेक्स पे चार्ज ही चेंज हो गया। और हमेशा कैटायन को लिखने का परंपरा तो पहले कैटायन को लिखने का है, इसलिए कैटायन को पहले लिख दिए, ठीक है। तो इस तरह से चेंज होते हुए ये बनेंगे, और देखिए धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सारा CN इधर आ गया, सारा NH3 उधर चला गया, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने आइसोमर बने, 6 आइसोमर्स बने। यहाँ पर उसी तरह से यहाँ देखिए ये अमोनिया और ये ऑक्जेलेट है, तो ऑक्जेलेट तो बाइडेंटेड लिगैंड है, तो 1 आएगा तो कितना अमोनिया हटेगा यहाँ से, 2, 1 आया, देखिए 2 अमोनिया हट गया। फिर अगर 2 आएगा तो इधर से 2 आएगा तो 4 हटेगा, तो 2 जब आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, उधर प्लस, इसलिए यहाँ फिर मेटल ही डिफर कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसमें क्या जरूरी है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन होगा, और दोनों के बीच लिगैंड का क्या हो जाएगा, आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज होगा, उससे आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म केवल किसमें पॉसिबल है, पॉलीन्यूक्लियर या ब्रिज लिगैंड, ये जो ब्रिज कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें बीच में ब्रिज है, यहाँ लिगैंड है, यहाँ मेटल, बीच में 2 ब्रिजिंग लिगैंड, फिर मेटल, यहाँ लिगैंड, और यहाँ क्या होगा, पोजीशन बदल जाएगा, Cl इधर आ जाएगा और यहाँ से अमोनिया इधर चला जाएगा। देखिए यहाँ 4 था, यहाँ पर 3 हो गया, 1 अमोनिया चला गया इधर, 1 Cl इधर आ गया, तो यहाँ 3 Cl। तो ये जो चेंज हुआ इसको क्या कहेंगे, यहाँ तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही अदला बदली हो रहा है, 2 मेटल है, 2 सेंट्रल मेटल एटम या आयन 2 है, एक से अधिक होता है तो उसको पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में पॉसिबल है, और इसमें 2 मेटल जो होता है एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर, उन दोनों मेटल में लिगैंड अगर अलग अलग होंगे तो उन लिगैंड का एक्सचेंज के वजह से ऐसा आइसोमेरिज्म डेवलप होता है। ये कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होगा तभी ना आदान प्रदान होगा, है ना। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होगा कि दोनों का कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन सेम होगा, ठीक है, रेशियो है ना, रेशियो सेम होगा, नंबर डिफरेंट। जैसे देखिए यहाँ क्या है, इस जगह CO1, अमोनिया 3 और ये, तो 1:3:3। यहाँ CO कितना है, 2, अमोनिया कितना है, 6, और कितना है, NO2 कितना है, 6। तो सबको 2 से काटिए तो रेशियो क्या होगा, वही रहेगा ना।
तो जिसका जो रिलेटिव कंपोजिशन सेम रहेगा तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, तो माना जाता है इसका ये डबल है, इसका एक पार्ट इसी तरह का दो पार्ट मिलके ये बना होगा। अब यहाँ देखिए कोबाल्ट कितना है, 1 2, यहाँ पर कोबाल्ट हो जाएगा आपको CO का 2 हो गया, 2, अमोनिया कितना हो जाएगा 4 और 2 6, ठीक है, और नाइट्रेट यहाँ 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 133। यहाँ भी सेम कंपोजिशन, इसलिए ये सब एक दूसरे का क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन, पॉलीमराइजेशन, आइसोमर्स कहलाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में मतलब एक ये एक्चुअली ट्रू आइसोमर नहीं हुआ। देखिए आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए ना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ सेम नहीं है, यहाँ सेम कौन है, इम्पीरिकल फार्मूला सेम है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, इसमें इम्पीरिकल फार्मूला उसके सेम होंगे। ठीक है, तब उसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। ये हो गया, तो ये आपको हो गया स्टीरियो, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गया। स्टीरियो आइसोमर्स हम लोग फिर अगले क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है।